डॉक्टर राकेश पाठक कहा ना कि जो सीनियर आदमी होते हैं और जो बहुत काबिल होते हैं वो एक शब्द में सारी बात कह देते हैं। तो शर्मा सर ने आज 2024 की जो लाइन कह दी कि अगर भाजपा जीतती है तो यही घोषणा पत्र होगा फिर पूरे देश का, और अगर ये ही घोषणा पत्र होगा राकेश जी, तो फिर क्या होगा 2024 में? देखिए, अगर श्रवण जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घुड़साल के सारे घोड़े दौड़ा दिए। हिंदू मुसलमान, बजरंगबली, दंगा, प्रधानमंत्री की कृपा, सब कुछ हो गया। सूडान भी आ गया उसमें। सारी चीजें करने के बाद अगर सचमुच में सफलता मिलती है तो इसी विचार बिंदु से 2024 का सफर शुरू होगा। यद्यपि मैं ये भी मानता हूं कि पिछले सारे चुनाव भी तो इसी तरह से लड़े जा रहे थे, लेकिन कर्नाटक एक तरह से सोडियम रिंग टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में मुख्यधारा के मीडिया ने भले ये छवि बना दी हो कि नरेंद्र मोदी अजेय हैं, लेकिन आप संजय जी देखेंगे, आप भी ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं, पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर पर एक मैसेज चल रहा है, कई लोगों ने लिखा है कि पिछले 5-6 सालों में इतने 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 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चुनाव हारे। मैंने अगर उनके अवतार लेने के बाद से 2014 में अवतरित होने के बाद से ही अगर हम गिने तो अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इतना लंबा सिलसिला है हारने का कि ये जो अपराजय वाली छवि है वो ध्वस्त हो चुकी है उनकी। लेकिन कर्नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा कि श्रवण जी ने कहा, वह हिंदुत्व का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संजय जी, अभी इस चुनाव के 6 महीने को अगर आप छोड़ दें तो पिछले 2 साल से 3 साल से कभी हिजाब का मसला, कभी कोई और मसला, ये सब कर्नाटक को प्रयोगशाला हिंदुत्व की बना के रखा गया था और चलते चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगबली से तुलना कर दी बजरंग दल की। गृह मंत्री ने कहा अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप बीजेपी को नहीं चुनेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से वंचित रह जाएगा कर्नाटक। तो ये सारे मुद्दों के बावजूद अगर बीजेपी नहीं जीतती तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चिंता की बात होगी। नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़कर, चुनाव आयोग के सारे नियमों को धता बताकर ऐसा एक भी काम नहीं हुआ कर्नाटक चुनाव में जो जीतने के लिए बीजेपी कर सकती थी। सब कुछ किया, अगर इसके बावजूद वे हार रहे होंगे तो मुझे चिंता होगी। फिर तो नरेंद्र मोदी के तिलिस्म का क्या होगा 13 मई को, ये बीजेपी के लिए ज्यादा चिंताजनक बात है। अब मुद्दे की बात इस पर आते हैं। हम लोग भविष्यवाणी नहीं करेंगे और हम लोग कर भी नहीं सकते, कभी नहीं करते हम, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लेकिन यह सही बात है कि बीजेपी को इस बार कर्नाटक में बहुत कठिन चुनाव लड़ना पड़ा है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो संजीवनी बूटी हासिल करके लाई थी, राहुल गांधी जो ताकत बटोर कर लाए थे भारत जोड़ो यात्रा से, उसे उन्होंने पूरा झोंक दिया कर्नाटक में। आमतौर पे हम और आप सब लोग चर्चा करते हैं, चाहे श्रवण जी हो, अमिताभ जी हो या हमारे जो बेंगलोर से साथी हैं, हम सब लोग हर चुनाव में कहते हैं कांग्रेस ठीक से चुनाव नहीं लड़ती। तो कम से कम कांग्रेस ने इस बार ये कोशिश तो की है कि उसने चुनाव जैसे लड़ना चाहिए वैसे लड़ा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्वयं सोनिया गांधी अस्वस्थता के बावजूद वहां पहुंची। यहां तक कि बीजेपी को इस पर ऐतराज हो गया कि सोनिया गांधी क्यों गई हैं। भाई ये बीजेपी तय क्यों करेगी? फिर पार्टी की भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या वर्तमान जो अभी पिछले अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वे क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं किसी राज्य में चुनाव करने। तो ये जो हताशा है ये थोड़ी चिंताजनक है। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद जमीन पर भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि कर्नाटक उसके लिए कहीं वाटरलू साबित न हो जाए, या प्री वाटरलू मान लेते हैं, 2024 को देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बात और, आमतौर पर राज्यों के चुनावों में पिछले कई सालों से जो चुनाव हो रहे हैं, भले ही भी कांग्रेस जीत रही हो या हार रही हो, भगदड़ संजय जी हम और आपने कांग्रेस में देखी है, दल बदल का सिलसिला कांग्रेस में दिखाई देता रहा। लेकिन पिछले 2 चुनाव आप गिन सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का और अब ये कर्नाटक का, जिसमें गंगा उल्टी बही है। हिमाचल में भी दल बदल हुआ था, बीजेपी से लोग कांग्रेस में ज्यादा गए थे
वहां बीजेपी में बगावत ज्यादा थी, प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा था। हमने वो सब वीडियो देखा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उसमें। एक प्रत्याशी से उन्होंने बात की थी, फिर भी उसने पर्चा वापस नहीं लिया था। कर्नाटक में भी यही हुआ। पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुका आदमी जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला गया, चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो दल बदल के संकेत हैं, ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है। और अंतिम बात, जहां से आपने बात शुरू की थी 40% वाली बात से, श्रवण जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 40% वाला मुद्दा हिंदी भारत में भी कहीं अपील कर रहा है। मैंने पिछले दिनों में कर्नाटक चलते चुनाव में मध्य प्रदेश में दल बदल शुरू हो गया, और ये भगदड़ यहां भी उल्टी गंगा के रूप में शुरू हुई है। कैलाश जोशी के सुपुत्र बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आंखें तरेर रहे हैं शिवराज सिंह और बीडी शर्मा को। यहां पर भी कांग्रेस के मीडिया सेल ने, सोशल मीडिया सेल ने 50%, उन्होंने यहां 10% और बढ़ा दिया है। संजय जी, आप अगर पिछले 15 दिनों के देखेंगे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स पर, उन्होंने यहां भी 50% वाली कमीशन सरकार बताना शुरू कर दिया है। हम नहीं जानते यह मुद्दा परवान चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में यह मुद्दा भी परवान चढ़ा है, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वैसा परवान नहीं चढ़ा जैसा बीजेपी और उसके संगठनों, आनुषंगिक संगठनों ने कोशिश की। क्योंकि तार्किक रूप से भी किसी ने, मुझे नहीं लगता कर्नाटक में किसी ने नहीं माना होगा कि बजरंग दल माने बजरंगबली। कौन मानेगा? इसके प्रत्युत्तर में हमारा आपने पूछ लिया कि श्रीराम सेना पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वो भगवान श्रीराम पर प्रतिबंध था गोवा में क्या? शिवसेना को तोड़कर आपने सरकार बना ली, तो क्या त्रिकालदर्शी शंकर जी पर हमला था बीजेपी का? तो मुझे नहीं लगता कि उनके इन तर्कों को कर्नाटक के लोगों ने भी स्वीकार किया है। इसके बावजूद मैं अंत में फिर यही कहना चाहता हूं, सब कुछ करके भी अगर बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीतती है, तो 7 लोक कल्याण मार्ग को उस दिन 13 मई को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर 13 मई के बाद कुछ और बागी आवाजें बीजेपी में उठ सकती हैं। जी संजय जी। नहीं, ठीक कह रहे राकेश जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई और राज्यों से भी बात आई है कि जो कमीशन वाली बात बढ़ गई है, और किसी राज्य को जरूरत पड़े तो संजय शेरपुरिया उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, तो संजय शेरपुरिया को किराए पे ले जा सकते हैं, उनके राज्य में काम वो अच्छा कर दिखा देंगे। श्रवण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाह रहा हूं। सर, आपने कह दिया कि कर्नाटक अपने आप में एक देश है। मोदी जी कांग्रेस और सोनिया गांधी पर आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है, तो ये आरोप आप पर भी लग जाएगा कि आपने कर्नाटक को अलग देश कह दिया। मैं इस पर सिर्फ ये मार्गदर्शन चाहता हूं सर कि वो जो संघीय ढांचा है, जिस स्वायत्तता की बात सोनिया गांधी ने कही, संजय जी की अनुमति से आप ले रहा हूं सवाल ये कि क्या उसमें चुनाव आयोग ने भी नोटिस दे दिया, मोदी जी अलग कह रहे हैं कि साहब ये तो देश को तोड़ना चाहती है कांग्रेस। तो हम अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे को किस रूप में देखा जाए सर। नहीं, ये देश को एक स्वतंत्र देश, जो उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने, उन्होंने भी देश को अलग करने की बात नहीं की, सार्वभौमिकता की बात की, सॉवरेंटी की बात की। सॉवरेंटी की बात का मतलब ये कि एक गैर हिंदी भाषी महिला एक राज्य की संप्रभुता को किस तरह से डिफाइन करती है। जो कांग्रेस इतने सालों तक इस देश पे शासन किया किसने, और कर्नाटक में तो काफी लंबे समय तक ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी हुकूमत में आई है ना, पहली बार आई है, इसके पहले कहाँ आई है। तो इसलिए जो संप्रभुता का कर्नाटक को लेकर मामला है, वो देश को अलग करने का नहीं, वो तो देश को अलग करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के मन का विचार है। वो भारतीय जनता पार्टी देश को अलग करने के संदर्भ में ही चीजों को सोचती है। बिल्कुल सही। मैं केवल अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया गुजरात में, जैसे लड़ा गया कि गुजरात को भी आप एक अलग देश मान सकते हैं, इस मायने में कि वहां जो लड़ा गया उसका अनुभव अलग है और कर्नाटक का अलग है। तो गुजरात में धर्म को मुद्दा नहीं बनाया गया। आप मुझे बताइए कि गुजरात में बजरंगबली को नहीं बनाया गया, वहां स्थानीयता को बनाया गया। तो उस लिहाज से कह रहा हूं कि सोनिया गांधी पर भी जो आरोप है या उनसे जवाब देने को कहा गया है, वो कर देंगी, एक्सप्लेन कर देंगी।